गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में आज हम पहला लेसन करेंगे भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना। इसको बोलते हैं डेमोग्राफी। साथ साथ में आप नोटबुक में लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है इसका या फर्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे कि जनसांख्यिकी किसे कहते हैं, ठीक, और यह कितने प्रकार की होती है। तो इसमें लिखेंगे जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन जननांकी या जनसांख्यिकी कहलाता है। इसका अंग्रेजी पर्याय डेमोग्राफी यूनानी भाषा के दो शब्दों डेमोस लोग और ग्राफीन यानी वर्णन अर्थात लोगों का वर्णन से होता है। ये लिखेंगे। साथ में समझेंगे कि जनसांख्यिकी से अभिप्राय है किसी देश की जनसंख्या का अध्ययन करना, स्टडी करना, ठीक। इसका मतलब है लोगों का वर्णन करना, जैसे जन्म दर, मृत्यु दर इत्यादि। अब देखेंगे जनसांख्यिकी के प्रकार। जनसांख्यिकी बेसिकली दो प्रकार की होती है। एक होती है आकारिक जनसांख्यिकी, दूसरी होती है सामाजिक जनसांख्यिकी। आकारिक में क्या करते हैं हम? आकारिक में जनसंख्या के आकार का अध्ययन किया जाता है, साइज का। जैसे अपनी टोटल पॉपुलेशन है या किसी भी देश की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसका आकार कितना है। आकार में ये आएंगे महिलाओं की संख्या कितनी है, पुरुषों की संख्या कितनी है, ठीक है, बच्चों की संख्या कितनी है, इस प्रकार। और सामाजिक जनसांख्यिकी आती है। इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, जिसमें जन्म दर, मृत्यु दर, इसका मतलब है कि भाई प्राश्रित दर कितनी है, आश्रित दर कितनी है, इनका अध्ययन किया जाता है, ठीक। पहला क्वेश्चन कंप्लीट है। आप ये पहला क्वेश्चन बनाएंगे जनसांख्यिकी किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार की होती है। दूसरा क्वेश्चन है जनसांख्यिकी का महत्व। ये जो आपका थर्ड पॉइंट है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन बनेगा। जनसांख्यिकी का महत्व। जनसांख्यिकी आंकड़े राज्य की नीतियां जैसे आर्थिक विकास, जन कल्याण संबंधी नीतियां बनाने व क्रियान्वित करने के लिए महत्वपूर्ण है। या तो आप इसका एक ही क्वेश्चन बना लेंगे, जनसांख्यिकी किसे कहते हैं, इसके प्रकार और इसका महत्व। तो ये आप महत्व लिखेंगे, इम्पोर्टेंस, ठीक है। आपका जो सेकंड क्वेश्चन मेन बनेगा रॉबर्ट माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत। ये देखो समझो, इसमें क्या कहता है, जो अपनी जनसंख्या है वो ज्योमेट्रिक वे से बढ़ती है, जैसे 2, 4, 8, 16, 32। लेकिन जो जनसंख्या के लिए प्रोडक्शन चाहिए, जो खाद्य उत्पादन है, वो गणितीय तरीके से बढ़ता है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। तो इनके बीच ना गैप आ जाता है। जैसे 2 जनसंख्या थी तो 2 प्रोडक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 जनसंख्या, 4 प्रोडक्शन, तब भी इक्वल है। लेकिन जैसे ही अपनी जनसंख्या हो जाती है 8, प्रोडक्शन रह जाता है 6, तो ये गैप आ जाता है। फिर आगे जनसंख्या हो जाती है 16 और अपना जो प्रोडक्शन रह जाता है 8। तो इनके अंदर जो गैप आ जाता है वो रीजन बताया इसने। इससे जनसंख्या व खाद्य सामग्री में असंतुलन पैदा होता है, ठीक। फिर इसने कहा कि जनसंख्या को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है। जनसंख्या को नियंत्रित करने के इसने 2 तरीके बताए। पहला बताया इसने कृत्रिम तरीके और दूसरा बताया प्राकृतिक तरीके। प्राकृतिक तरीके में ये आ जाते हैं जैसे बाढ़, अकाल, बीमारियां इत्यादि आ जाते हैं। और कृत्रिम तरीके में आ जाता है कि जनसंख्या को यदि अवेयर किया जाए, जागरूक किया जाए, शिक्षा दी जाए, तो जनसंख्या पर नियंत्रित किया जा सकता है। फिर है इसका विरोध। तो आप जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या लिखेंगे आपने, माल्थस का सिद्धांत क्या है और इसकी आलोचनाएं क्या है और इसने जनसंख्या नियंत्रण करने के तरीके क्या बताए हैं। इसका सिद्धांत में ये लिखेंगे आप, इसके सिद्धांत में ये लिखेंगे। फिर इसने जो तरीके बताए जनसंख्या नियंत्रण के ये लिखेंगे। फिर इसका जो विरोध किया उसके बारे में लिखेंगे कि जो माल्थस के सिद्धांत का विरोध क्या हुआ। कुछ वैज्ञानिकों ने बताया कि जो जनसंख्या वृद्धि है उसकी वजह से गरीबी या भूखमरी नहीं आती, बल्कि जो गरीबी या जो भूखमरी या दूसरी जो समस्याएं हैं वो असमानता की वजह से है, ठीक है। असमानता का मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर चलेंगे थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन आपका जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत, या आप अपनी नोटबुक में क्वेश्चन बनाएंगे, यदि क्वेश्चन फॉर्म में लिखना है आप लिखेंगे जनसांख्यिकी संक्रमण की अवस्थाएं कितनी होती हैं, प्रत्येक का वर्णन करें।
तो आप इसमें ना 3 अवस्थाएं देखेंगे। जो पहली अवस्था है ये है पहला चरण में जनसंख्या वृद्धि दर कम होना, क्योंकि सामाजिक तकनीकी दृष्टि से पिछड़ा होता है। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंची होती है। इसमें क्या एग्जाम्पल लिया, जो अविकसित देश होते हैं उनमें जन्म दर भी ज़्यादा होती है और मृत्यु दर भी ज़्यादा होती है, इसलिए जनसंख्या कम रहती है। जो अविकसित देश हैं, जैसे एजुकेशन नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जन्म दर भी ज़्यादा होती है, जनसंख्या ज़्यादा होती है, लेकिन साथ में मृत्यु दर भी ज़्यादा होती है, तो जिसकी वजह से जनसंख्या कम ही रहती है। जो दूसरी अवस्था है आपकी, दूसरी अवस्था जनसंख्या विस्फोट की अवस्था, क्योंकि इसमें उन्नत अवस्था में आ जाता है। इसका मतलब क्या है, जो मृत्यु दर है वो कम हो जाती है, जन्म दर उसी गति से बढ़ती है। और जो तीसरी अवस्था है आपकी, तीसरी अवस्था में क्या होता है, तीसरे चरण में विकसित समाज में जनसंख्या वृद्धि दर नीचे रहती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, जब तीसरी अवस्था आ जाती है, विकसित देश हो जाते हैं, उसमें फैसिलिटी तो होती ही है, मेडिकल फैसिलिटी, लेकिन साथ में क्या, जागरूकता आ जाती है, जागरूकता आ जाती है और शिक्षा का प्रचार प्रसार होता है, जिसकी वजह से जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से फिर जनसंख्या स्थिर हो जाती है, एक गति से बढ़ती है। ठीक, ये आपका कौन सा हो गया, थर्ड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन में आपने ये लिखना है जनसांख्यिकी की अवस्थाएं। फिर फोर्थ क्वेश्चन लिखेंगे आप। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, ये सामान्य संकल्पनाएं व संकेतक, जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो लिखेंगे। जन्म दर किसे कहते हैं, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मे बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाती है। मृत्यु दर क्षेत्र विशेष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मृत व्यक्तियों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। थर्ड लिखेंगे प्राकृतिक, इसमें क्या करेंगे आप ना, पॉइंट्स बनाएंगे, जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, ये ना बेसिक टर्म्स है। पहले लिखेंगे संकल्पनाएं या बेसिक टर्म्स, फिर आपने पॉइंट्स में लिखना है, हेडिंग बना के, पहला जन्म दर किसे कहते हैं, मृत्यु दर, क्योंकि ये 1 मार्क्स में आ सकता है। प्राकृतिक वृद्धि दर या जनसंख्या वृद्धि दर, प्रजनन दर, शिशु मृत्यु दर, ठीक, मातृ मृत्यु दर, लिंग अनुपात, ठीक है, प्रति 1000 पुरुषों पर निश्चित अवधि के दौरान स्त्रियों की संख्या। इस प्रकार जो ये पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स में लिखने हैं आपने ये सारे। ठीक, फिर आता है आपका आयु संरचना। आयु संरचना किसे कहते हैं, कुल जनसंख्या की विभिन्न आयु संरचना। ठीक है, प्राश्रित अनुपात क्या होता है, वह अनुपात या जनसंख्या का वह पार्ट्स हिस्सा जो दूसरे लोगों पे आश्रित रहता है। ठीक, फिर नेक्स्ट पॉइंट बना सकते हैं आप इसमें, कार्यशील जनसंख्या। इसमें 15 से 64 वर्ष की आयु वाले होते हैं, बच्चे और बुजुर्ग प्राश्रित होते हैं और ये कार्यशील होते हैं। अब ये ना अलग अलग लिखेंगे आप, प्राश्रित अनुपात में कौन से आते हैं और कार्यशील अनुपात में कितने आते हैं। ठीक, फिर लिखेंगे आप ये कि महामारी के तांडव को टीकाकरण से नियंत्रित किया गया है, जैसे बहुत सारी जो डिजीज थी उन पे कंट्रोल किया गया। जन्म दर के बारे में है कि जन्म दर कहाँ पे धीमी गति से होती है, कहाँ पे ज़्यादा गति से होती है। फिर आयु संरचना किसे कहते हैं, इसमें आप लिखेंगे कि आयु संरचना क्या होती है, अधिकांश भारतीय युवा अवस्था में है। केरल में विकसित देशों की आयु संरचना की स्थिति प्राप्त कर ली है। उत्तर प्रदेश में युवा वर्ग का अनुपात अधिक है, वृद्धों का अनुपात कम है। इसका मतलब क्या कि भारत में कार्यशील जनसंख्या ज़्यादा है बजाय कि आश्रित दर की। फिर जो आपका मेन क्वेश्चन बनेगा ये आपका कि स्त्री पुरुष अनुपात, जो ये आपका मेन क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन लिखेंगे आप बेसिक टर्म्स के बाद। स्त्री पुरुष अनुपात किसे कहते हैं और इसके कम होने के क्या कारण हैं। एक तो लिखेंगे साक्षरता की कमी, पढ़ा लिखा जो एजुकेशन है या अवेयरनेस है उसकी कमी है, जिसमें लड़कों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। इसमें ये रीजन लिखेंगे आप, मेन क्वेश्चन बनाएंगे आप, जो इससे पहले वाले में पॉइंट्स लिखेंगे। और फिर जो मेन क्वेश्चन बनेगा आपका साक्षरता शक्ति संपन्न होने के साधन है, इसने ये रीजन बताया। फिर आपको जो मेन क्वेश्चन बनेगा शहरीकरण का, गांव से लोग शहरों की तरफ क्यों जा रहे हैं, क्योंकि शहरों में शांति से रह सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, गांव में जो नीचा समझा जाता है। या और भी जो आप रीजन्स लिखेंगे, जैसे वहाँ पे रोजगार के अच्छे साधन होते हैं, बेसिक सुविधाएं होती हैं, ठीक है, और सामाजिक पहचान छिपी रहती है। ये क्वेश्चन बनाएंगे आप शहरीकरण का, कि शहरीकरण से आपका क्या अभिप्राय है, लोग गाँव से शहरों की तरफ क्यों जा रहे हैं। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पड़ेगा इसी में, राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम से आपका क्या अभिप्राय है। ठीक,
ये लिखेंगे जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण किया जा सके, एक ऐसा कार्यक्रम जिससे पॉपुलेशन पर कंट्रोल किया जा सके जनसंख्या परिवार नियोजन कार्यक्रम कहलाता है। ठीक, इससे जन्म नियंत्रण के विभिन्न उपाय अपनाए गए थे, जिसने 75-76 में शुरू किया गया था। अब ना क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चन बनाएंगे आप, ठीक है, या तो वहीं से लिखना शुरू करेंगे या इन क्वेश्चनों का आंसर लिखेंगे। पहले आप मेन क्वेश्चन लिख लिया आपने क्वेश्चन फॉर्म में, अब 2 मार्क्स के अलग लिखेंगे, 4 मार्क्स के और 6 मार्क्स के ये क्वेश्चन लिखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है जनसांख्यिकी किसे कहते हैं, इसमें आंसर है जनसंख्या का अध्ययन करना, किसी देश की जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन करना जनसांख्यिकी कहलाता है। आकारिक जनसांख्यिकी जिसमें आकार का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक जनसांख्यिकी जिसमें सामाजिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं, प्राचलित अनुपात की बढ़ना उन देशों को चिंता क्यों कर रहा है जिसमें वृद्धों की संख्या बढ़ रही है। प्राचलित अनुपात आर्थिक वृद्धि या समृद्धि का कारक क्यों माना जाता है। उस प्रदेश का नाम बताइए जिसमें TFR संपूर्ण प्रजनन दर बहुत अधिक है, इसका मतलब जन्म दर बहुत ज़्यादा है। जनसांख्यिकी आंकड़ों का महत्व बताइए, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। और फिर 4 मार्क्स में यह है माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की विवेचना, जो आपने माल्थस के उसमें किया है। ठीक, ये लिंग अनुपात किसे कहा जाता है, स्त्री पुरुष अनुपात यही है कि स्त्री पुरुष अनुपात से आप क्या समझते हैं, ये स्त्रियों के पक्ष में क्यों होना चाहिए, इसका रीजन लिखना आपने। फिर लिखना शिशु लिंग अनुपात के कारण। फिर आप 6 मार्क्स क्वेश्चन में जाएंगे, सांख्यिकी जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत का वर्णन। ठीक, ये क्वेश्चन लिखेंगे। ये लिखेंगे ग्रामीण के लिए नगर क्यों आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं, क्यों जा रहे हैं गांव से लोग शहरों की तरफ क्यों जा रहे हैं, इसकी अचीवमेंट्स। फिर आपने ये कार्यक्रम के बारे में लिखना, परिवार नियोजन कार्यक्रम के बारे में। ये क्वेश्चन आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं। आपका इस प्रकार फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इफ एनी डाउट यू कैन आस्क टू बाय कॉलिंग और बाय मैसेज। यदि आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में, आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है, यू कैन आस्क। ओके स्टूडेंट्स, ओके दैट्स ऑल।